हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। आज लॉज ऑफ मोशन में हम स्टार्ट करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। बड़ा बेहतरीन आर्टिकल होता है। इसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चंस का दायरा बहुत बढ़ जाएगा, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए तो हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 11 कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, इसको कई बार कंस्ट्रेंट भी लिख दूंगा मैं, ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। CONSTRAIN कंस्ट्रेंट मोशन। कई बार मैं इसको कंस्ट्रेंट CONSTRAINED कंस्ट्रेंट मोशन भी लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लिख देता हूँ। चलिए देखिए, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब क्या है। तो मैंने देखो लिख दिया है, अ मोशन इन विच मोशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एक ऐसा मोशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे और सबके मोशन आपस में डिपेंडेंट होंगे। डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, जरा इसको देखो। डिपेंडेंसी का मतलब ये है, देखो जैसे अभी तक आप ये वाला एग्जाम्पल कर रहे थे, एटवुड मशीन वाला ही देख लो। जब आप ये एटवुड मशीन वाला देख रहे थे, जैसे ये ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक, तो ये दो ब्लॉक इस रस्सी से कनेक्टेड है। ये M1 का मास और ये M2 का मास। आराम आराम से देखना, शुरुआत है। तो अभी तक हमने आपसे ये कह दिया था कि अगर ये नीचे A1 के एक्सीलरेशन से भागेगा A से, तो ये भी A से भागेगा, क्यों, धागे से कनेक्टेड है। यही वाली बात अब आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके प्रूव की जाएगी कि दोनों के एक्सीलरेशन बराबर क्यों होंगे। तो खुद बताइए, अगर मान लीजिए मैंने इसको A2 कह दिया और ये A1 से भागा, तो अब देखिए कंस्ट्रेंट क्या है इनके बीच में। व्हाट इज कंस्ट्रेंट बिटवीन A1 एंड A2। तो अभी इन्हीं आंखों से देख के आप कह सकते हो A1 इक्वल टू क्या है, A2 है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इनके बीच में कंस्ट्रेंट है और ये एक्सीलरेशन आपस में डिपेंडेंट है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए मैं एक को पकड़ लूँ, खुद बताइए, अगर एक ब्लॉक को मैं पकड़ लेता हूँ, क्या दूसरा चलेगा? 100% नहीं चलेगा। तो यही है कि अगर आपको ये चेक करना हो कि आप एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशनशिप है, तो उसका सबसे आसान तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ, आप एक ब्लॉक को पकड़िए, अदर अपने आप रुक जाएगा, तो अदर भी रुक जाए, इसका मतलब कोई रिलेशन है। फिर आप उसको थोड़ा चलाइए तो दूसरा भी चले, इसका मतलब मोशन आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। जैसे आप यहाँ पर इसको पकड़िए, इसका मोशन अपने आप ठहर जाएगा, तो इसका मतलब A1 A2 में कोई रिलेशनशिप है। और इन्हीं आंखों से देखने पर हमको समझ में आती है कि A1 इक्वल टू A2। हालांकि इसको मैं प्रूव करूँगा अभी, ठीक है, अभी टू बी प्रूव्ड। ठीक है, अभी प्रूव करेंगे, अभी इसको प्रूव करेंगे, उसकी टेंशन ना लें। ठीक, इसी तरीके से जैसे मान लो ये होता, ये सिस्टम होता, अब ये सब आएंगे अब। ठीक है, ये मान लो M1 होता और यहाँ पर ये M2। ठीक, तो अगर ये A1 से ऊपर भाग रहा है, ये A2 से नीचे भाग रहा है, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर मैं M1 वाले ब्लॉक को पकड़ लेता हूँ, तो क्या M2 वाला चलेगा? 100% नहीं चलेगा। इसका मतलब A1 A2 में कोई रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप यहाँ पर इतनी तो बात क्लियर है कि A1 एंड A2 में देयर इज पर्टिकुलर रिलेशन, पर्टिकुलर या यूनिक कह दो, पर्टिकुलर यूनिक रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 A2 में कोई पर्टिकुलर रिलेशन है। हालांकि अभी जब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर करेंगे, तब तक हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन A1 A2 में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो इसी को क्या करें, कंस्टेंट है, या A1 A2 में कंस्टेंट है, और देयर इज कंस्टेंट between
A1 एंड A2। कंस्ट्रेंट को आप एक शब्द में लिखना चाहें तो डिपेंडेंसी लिख सकते हैं, डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप है भाई, रिलेशनशिप में ही डिपेंडेंसी होती है, अदरवाइज तो डिपेंडेंसी कहाँ होती है फिर? अगर रिलेशनशिप नहीं होगी तो कहाँ डिपेंडेंसी होगी, है कि नहीं? तो रिलेशनशिप है या डिपेंडेंसी A1 A2 में है। ठीक है, एकदम आसान है, पॉज करके उतारते चलिए आप लोग। जैसे मान लो मैं और एग्जांपल ले लूं, जैसे मान लो ये रॉड होती है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर मैं एक छल्ला फांस देता, ये एक छल्ला है, और मैं इस तरीके से इसको ले लेता। ये सब आपके अभी प्रूव होने जा रहे हैं कुछ ही देर बाद। और ये मान लीजिए M1 का मास है, ये M2 का मास है, ठीक, ये एंगल थीटा है। तो इसकी तो मजबूरी है, इधर ही जाएगा हॉरिजॉन्टल में। तो लेट A2 से भाग रहा है और ये A1 से भाग रहा है। तो बताइए इसको चेक करने का तरीका कि क्या A1 A2 में कोई रिलेशनशिप आएगी? तो इसका आंसर यह है कि नहीं आएगी, क्योंकि आप M2 को पकड़ लो, जैसे ही M2 को पकड़ोगे ये अपने आप रुक जाएगा, उसको छोड़ते जाओगे ये भी चलता जाएगा। इसका मतलब A1 A2 में कोई रिलेशनशिप है। तो आप इसको लिखेंगे देयर इज कंस्ट्रेंट बिटवीन A1 एंड A2। तो A1 A2 में कोई कंस्ट्रेंट है, और क्या रिलेशन है यही हम आपको फाइंड करना सिखाएंगे, यही हम आपको फाइंड करना सिखाएंगे। पॉज करके उतारते चलिए और देख लो। जैसे मैं ये लेता, ये सब एग्जाम्पल आने आपके, ये एंगल थीटा होता, अब देखिए मान लीजिए कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, ठीक है। अब देखिए ये स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है, तो अगर ये ब्लॉक तो 100% इधर भागेगा, मतलब मैं कहूँगा कि कैपिटल M इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल में भागेगा। मान लो A2 कर दो, चलो इसको A1 कर दो। तो ये जो स्मॉल m है दिस इज कंस्टेंट टू मूव अलोंग वर्टिकल। तो लिख देता हूँ मैं, कैपिटल M क्या है? कंस्टेंट टू मूव ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है, इस पर कंडीशन है कि तुम केवल हॉरिजॉन्टल में ही मूव कर सकते हो। इसी तरीके से स्मॉल m के लिए क्या कहोगे? ये कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वर्टिकल, कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वर्टिकल। ये वर्टिकल में मूव करने के लिए कंस्ट्रेंट है। फिर भी A1 A2 में क्या कोई रिलेशन होगा? तो इसको चेक करने के लिए आप इसको पकड़ लीजिए, जैसे ही आप इसको पकड़ोगे ये मूव ही नहीं करेगा, इसका मतलब इनमें रिलेशनशिप है। और अगर आप इसको धीमे धीमे छोड़ोगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब A1 A2 में एक रिलेशनशिप है। देयर इज रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 A2 में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। यही रिलेशनशिप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम आपको सिखाएंगे, यही सब हम आपको सिखाने जा रहे हैं। और एग्जांपल ले लो, जैसे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये यहाँ पे एक रोड है, ठीक, इसका लेंथ जो भी फिक्स्ड है। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट 100% इस डायरेक्शन में मूव करेगा। भाई ये सरफेस से सटा हुआ पॉइंट है, तो ये इसको टच कर रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल में मूव कर सकता है। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर, ये केवल वर्टिकल में मूव कर सकता है, ये वर्टिकल मूव कर सकता है। तो इसको मैं A पॉइंट कह रहा हूँ और मान लो इसको मैं B पॉइंट कह रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए पॉइंट A क्या लिखेंगे? पॉइंट A इज कंस्ट्रेंट टू मूव
अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल में मूव करने के लिए कंस्ट्रेन है, इस पर कंडीशन है कि तुम हॉरिजॉन्टल ही मूव करोगे। एंड पॉइंट बी इज कंस्ट्रेन टू मूव अलोंग वर्टिकल, ये केवल वर्टिकल में मूव कर सकता है। लेकिन आप बताइए, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से चलने ही ना दूँ, इसको खिसकने ही ना दूँ, तो ये पॉइंट मूव करेगा? 100% मूव नहीं करेगा। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। देयर इज रिलेशनशिप लिख दो, या कंस्ट्रेंट लिख दो, या रिलेशन लिख दो, अब समझ में आने लग गया होगा। देयर इज रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, A1 A2 में कोई रिलेशनशिप है। इतना उतारिए पॉज करके। अब देखिए, इस कांस्टेंट मोशन को मैंने क्या कर दिया, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट, नॉर्मल कांस्टेंट, बाद बाकी तो डिटेल पढ़ाऊंगा तभी क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करना चाहूँगा कंस्ट्रेंट ऑफ ए स्ट्रिंग, धागे का कंस्ट्रेंट। ओके, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट केस 1, या 1 लिख लो, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब देखिए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, दैट इज स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। तो एक तो हमको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि जो स्ट्रिंग हम लेते थे, ये अगर धागा हमने लिया, अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक इससे अटैच है और ये पार्टिकल यहाँ कनेक्ट है, तो अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो इसकी स्पीड को 10 ही रहना पड़ेगा अलोंग द धागा, 10 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 से ज़्यादा हो जाएगा तो धागा तन जाएगा। और दूसरा पॉइंट और बता रहा हूँ, ड्यूरिंग मोशन ऑफ द स्ट्रिंग, ड्यूरिंग मोशन, ठीक, कॉमा, द स्ट्रिंग रिमेन्स टाइट, और धागे को टाइट भी रहना है। दैट इज स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक, मतलब ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी कम हो गई, जैसे इसकी वेलोसिटी 9 होती तो ये तेज़ चलता तो धागा क्या पड़ जाता, ढीला पड़ जाता। जैसे मैं आपको ये समझाना चाहूँ, जैसे ये है मेरे पास, ठीक है, एक ब्लॉक ये है और एक इससे ये लटका हुआ, तो देखो ये हमेशा टाइट रहेगा, तो जितनी स्पीड से ये जाएगा उतने से इस मेरे राइट हैंड की उंगलियों को भी उसी स्पीड से जाना पड़ेगा। देखिए सेम स्पीड, अगर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, देखो धागा ढीला पड़ेगा, इसको कहेंगे धागा क्या हो गया, स्लैक हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, तो ना तो इसकी लंबाई बढ़ेगी और ना ये ढीला पड़ेगा, मतलब धागा हमेशा टाइट रहेगा, और टाइट की पोजीशन में धागे की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये 2 अजम्पशन आप लोगों को मानकर चलने हैं धागे को लेके, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, इफ स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, अगर स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है मतलब उसमें कोई तनाव नहीं आएगा, एंड डज नॉट स्लैक, और धागा स्लैक नहीं करता है, ठीक, ढीला नहीं पड़ता है, देन द पैरामीटर्स ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन हैव डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो फिर जो भी ब्लॉक किसी भी धागे के एंड पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं उनके बीच में एक डेफिनेट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि भाई अगर एक ब्लॉक देखिए इधर कनेक्टेड है, एक ब्लॉक इधर जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो अगर ये धागा ना तो ढीला पड़ेगा ना तनेगा, तो बताइए 100% इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी, ठीक है। तो कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी और वही रिलेशनशिप हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी और वही रिलेशनशिप हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम 2 मेथड यूज करेंगे, 2 मेथड्स, 2 बेसिक मेथड्स, 2 basic methods to find
कंस्ट्रेंट रिलेशन। कंस्ट्रेंट रिलेशन को निकालने के लिए दो बेसिक मेथड है हमारे पास। एक है बेटा कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। अब कैलकुलस मेथड में बेसिक क्या यूज करेंगे जरा समझो। देखो पहले आप काइनेमेटिक्स को जरा रिकॉल करो, थोड़ा रिकॉल कराते हैं। जैसे ये कोई भी फिक्स पॉइंट है, ध्यान रखना, ये आपको पढ़ा चुके हैं, ये फिक्स पॉइंट है और ये पार्टिकल है कोई भी, और ये v की स्पीड से चल रहा है। तो बताइए v की स्पीड को क्या लिखते हैं। यहाँ से अगर इसका डिस्टेंस मान लीजिए इस समय x है, तो अगर v है तो ये सब 100% वेरिएबल होगा, ठीक है। ये किसी भी मूवमेंट पर है t इक्वल टू टी पर, तो ये वेरिएबल होगा। तो बताइए v इक्वल टू क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा प्लस dx/dt। यार ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, ये आपको बता चुका हूँ। टाइम बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव, सब बता चुका हूँ। देखिए फिर एक बार बस बोल देता हूँ कि अगर टाइम बढ़े x बढ़े तो पॉजिटिव, टाइम घटे x बढ़े तो नेगेटिव। मतलब x और t में सेम चेंज होता है तो पॉजिटिव, और अपोजिट चेंज होता है तो नेगेटिव। ये सब पढ़ाए बैठा हूँ भैया काइनेमेटिक्स में। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट फिक्स्ड होता है यहाँ पर, ठीक, और ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा होता v की स्पीड से, और इस मोमेंट पे ये x होता t इक्वल टू टी पर, ठीक, तो x अभी भी वेरिएबल होगा, लेकिन कैसा होगा बताइए, घटेगा। वेरिएबल लेकिन डिक्रीजिंग, यहाँ पर वेरिएबल होगा और इंक्रीजिंग होगा, ठीक। तो अब बताइए यहाँ पर जो v लिखेंगे, बताइए v को क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा माइनस dx/dt, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x लगातार घटेगा। ये जरा बेसिक चीज़ लिख लो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर भी वही बात कह सकते हो कि टाइम बढ़ेगा तो x क्या कर रहा है, घट रहा है। इतना लिखो जरा, इतना लिखिए, क्लियर। यार यहाँ पर ये फिक्स पॉइंट है और x के डिस्टेंस पर कोई पार्टिकल v की स्पीड से मूव कर रहा है, तो v को क्या लिखेंगे बताइए, प्लस dx/dt। अगर x टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है, और अगर x टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज कर रहा है, तो ये लिखा जाएगा माइनस dx/dt, ये लिखा जाएगा माइनस dx/dt, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए ऐसा होता है, दोनों पॉइंट मूव कर रहे होते हैं, किधर भी ले लो कोई भी डायरेक्शन, ये होता इधर मान लो v1 से मूव करता, इधर ये v2 से मूव करता। तो अब ध्यान रखना x को बढ़ाने वाले दोनों ही हैं, ठीक है, ये x का सेपरेशन है। अब x को v1 भी बढ़ा रहा है और v2 भी बढ़ा रहा है, तो अगर हम dx/dt लिखेंगे तो प्लस तो काफ़ी बड़ा सा आ जाएगा, क्योंकि यार v1 और v2 दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन किस रेट से कर रहे हैं, v1 प्लस v2 दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर दोनों घटा रहे होते, जैसे ये यहाँ पर v2 होता, ये इधर v1 होता, तो अब यहाँ पर इस x को दोनों ही घटा रहे हैं, तो बताइए अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, dx/dt इक्वल टू माइनस लिखा जाएगा, लेकिन दोनों ही घटा रहे हैं तो v1 प्लस v2, क्लियर है। अब यहाँ पर v1 और v2 दोनों इंक्रीज कर रहे थे, तो dx/dt को लिखेंगे v1 प्लस v2, और यहाँ पर v1 v2 दोनों ही x को डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे v1 प्लस v2, लेकिन माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x लगातार कम होगा। प्लस क्यों, यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा x भी बढ़ेगा, क्लियर। इस तरह से आ जाएगा, इतना पॉज करके उतारिए, क्लियर हो गया। अच्छा अगर मान लो ऐसा होता, जैसे यहाँ पर ये जाता मान लो 3v से और ये आ रहा होता v से, ठीक है, और इस मूवमेंट पर x है, तो बताइए dx/dt क्या लिखते हैं, प्लस के माइनस, अपने आप बताओ। यार आप बताइए, ये तेज चल रहा है और ये पीछे से धीमे धीमे आ रहा है, तो x तो यार बढ़ रहा होगा ना लगातार, x तो बढ़ेगा, तो टाइम के साथ x बढ़ेगा तो प्लस आएगा, लेकिन कितनी स्पीड से बढ़ेगा। यार देखो ये घटाएगा v से और ये 3v से बढ़ाएगा, तो जो बढ़ाने का रेट होगा वो आ जाएगा 3v बढ़ाने वाला और माइनस घटाने वाला, तो कितना आ जाएगा बताइए dx/dt, dx/dt आ जाएगा प्लस ऑफ 2v, ये आंसर आएगा इसका। और अगर यही रिलेशनशिप जनरल में लिखते तो देखो जनरल में ऐसे लिखते, देखते रहो आराम आराम से, कि अगर ये होता मान लो v1
और ये होता मान लीजिए V2 और ये डिस्टेंस होती इस समय x और लेट हम कहते हैं V2 ग्रेटर देन V1। तो अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस टाइम के हिसाब से क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो अब ये dx/dt क्या लिखी जाएगी बताइए, प्लस लिखा जाएगा, क्योंकि सेपरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार इंक्रीज कर रहा है। और किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो आ जाएगा V2 माइनस V1। एकदम आसान है, V2 माइनस V1। उतारिए पॉज करके, ठीक है, हटा दें। चलिए इसी तरीके से मान लो ये होता कि ये x होता और ये जो पॉइंट है ये मान लो इधर 3v से आता और ये जो पॉइंट है वो इधर v से जाता। तो अब ऑब्वियसली यार इन्हीं आंखों से देखो जो भगवान ने आपको दी हैं, यार इस समय तो x घट रहा होगा ना, ये डिक्रीज कर रहा होगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है, तो ये x डिक्रीज कर रहा होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बताइए जो dx/dt लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, माइनस, और किस रेट से घटेगा, ये घटाएगा ये बढ़ाएगा, तो इसमें से घटा दो इसको, तो ये 3v माइनस v, तो ये कितना आ गया बताइए dx/dt, ये आ जाता -2v। क्लियर, ये -2v आ जाता। तो ये बेसिक इक्वेशंस हम इसमें यूज करेंगे, ये बेसिक इक्वेशंस हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब जैसे ये एग्जाम्पल एटवुड मशीन वाला बड़ा फेमस एग्जाम्पल होता है, उसी से मैं स्टार्ट करता हूं। देखो एटवुड मशीन, भाई अभी तक हम इसको डायरेक्ट लिख ले रहे थे, अब ये कैसे निकल कर आए ये भी आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले एटवुड मशीन में आपको बता दें, ये पुली रोटेट नहीं करती है, पुली के ऊपर धागा घूमता है, केवल ध्यान रखना, पुली के ऊपर धागा घूमता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर ये ब्लॉक चलेंगे, ये ब्लॉक चलेंगे तो केवल धागा घूमेगा, जैसे ये यहाँ पर M1, ये यहाँ पर M2, तो ध्यान रखना ये पुली नहीं घूमेगी। इसका जो ओमेगा होगा, इतना सब जानते होंगे, ओमेगा इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आइडियल पुली है, आइडियल पुली, फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस होती है, इसलिए दोनों तरफ टेंशन सेम आता है, और फ्रिक्शनलेस होती है इसलिए घूमते नहीं है, धागा घूम जाता है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, वैसे तो हम ऐसे ही देखो अंदाजे से आपको बता देंगे। अब मान लीजिए ये किसी ऐसे ही समझा रहे हैं आपको 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मान लो, ठीक है, ऐसे ही समझा रहे हैं पहले, फिर मेथड पर आ जाएंगे। तो देखिए इस धागे पर लाई करने और धागा टाइट रहना है, तो जैसे ये पॉइंट होगा तो ये भी ऊपर कितने जाएगा, 10 से जाएगा, ये पॉइंट भी कितने से जाएगा, 10 से जाएगा। अगर मैं धागे को इधर बना दूँ, देखो इधर बना दूँ धागे को, देखो इधर एक एक चीज़ समझ लो, पहले फील कर लो, फिर वो तो मैथमेटिक्स पर आ ही जाऊँगा, चिंता ना करो उसकी। तो देखो ये जो पॉइंट होगा 10 से ही जा रहा होगा ऊपर, ये पॉइंट होगा इधर 10 से जा रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा अलोंग द टेंजेंट 10 से जाएगा, ये पॉइंट इधर 10 से जाएगा, ये पॉइंट इधर 10 से जाएगा, तो ये पॉइंट भी इधर 10 से जाएगा। इसलिए हम कह देते थे ये बात कि अगर ये 10 से जा रहा है तो ये भी 10 से नीचे जाएगा, ये बात हम कह देते थे बड़े आराम से, खुशी खुशी। अभी देखो कैलकुलस से प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। ये बात हम कह देते थे क्योंकि हमने ये बात यूज़ कर ली कि धागा स्लैग नहीं करेगा और ना ही धागे की लंबाई ड्यूरिंग द मोशन इंक्रीज करेगी, तो ना ही धागे की लेंथ चेंज करेगी, ना ही धागा स्लैग करेगा। तो हम इसको ऐसे करके समझ सकते हैं, उतारो पॉज करके। बाद बाकी देखो कैलकुलस से, देखो कैलकुलस से मैं इसको समझाता हूँ, देखो आपको। तो देखो ये फिर बता दूं मैं, धागा सेलेक्ट करता है केवल, पुली नहीं घूमती है, तो हल्का सा हेयर लाइन गैप करके धागे को बना लिया, ठीक है। ये मान लो M1, ये M2, ठीक है। अब मान लो जरा ध्यान से सुनना, ये किसी V1 की स्पीड से ऊपर जा रहा है और ये किसी V2 की स्पीड से नीचे आ रहा है। वो अलग बात है कि V1 इक्वल टू V2 आपको पता है, पर आज हमको प्रूव करना है कि V1 इक्वल टू V2 कैसे आया होगा। अब जरा देखिए, ये धागे को जरा समझ लो। इस धागे को मैं क्या करता हूँ, 3 टुकड़ों में कट कर देता हूँ, ध्यान रखना। देखो ये यहाँ से कट कर दिया,
तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट लिया है मैंने, ये पुली पे लिया है और ये पॉइंट कहाँ लिया, पुली पे लिया है। अब ये बताइए, पुली ना घूम रही है और ना ही ट्रांसलेट कर रही है, तो ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया। लेकिन ये जो पॉइंट है ब्लॉक पे लिया है, ठीक है, ये पॉइंट ऊपर इस धागे के साथ ही कितने से जाएगा, V1 से जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से डिस्टेंस इस समय मान लो, ये डिस्टेंस इस मूवमेंट पर x1 है। इसी तरीके से ये पॉइंट पुली पर, ध्यान रखना, तो ये पॉइंट क्या हो गया बताइए, फिक्स्ड हो गया। जो बता रहा हूँ वही लेना, पॉइंट पुली पर लेते हैं, ध्यान रखना हमेशा। और ये पॉइंट V2 से है, तो ये पॉइंट नीचे V2 से ही आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस समय धागे की लंबाई वही मान लो x2। अच्छा, एक धागा ये आपके बाद ये इसकी लंबाई आपको ये मान लो x3। अच्छा, पहले मैं x3 को ही समझा देता हूँ जरा। x3 वाले धागे को समझो, इस धागे को समझिए, इस x3 वाले धागे को समझिए आप। ये पॉइंट और ये पॉइंट है यार। ये ब्लॉक कितना भी नीचे चला जाए, ये कितना भी ऊपर आ जाए, क्या इतना लेंथ कभी चेंज करेगा? बिल्कुल नहीं चेंज करेगा। ये तो इतना पुली पर हमेशा लेटा रहेगा, क्योंकि जितना इधर से आएगा उतना इधर चला जाएगा। या ये कहो कि ये दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, या ये कहो ये कैसा पॉइंट है बताइए, फिक्स्ड है। ये पॉइंट फिक्स्ड है और ये यहाँ पर फिक्स्ड है, या ये कहो। और ये जो लंबाई है वो x3 है। तो अगर मैं dx3/dt लिखूँ तो उसको मैं क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा। हालांकि मैं आज पहली बार इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यूज़ कर रहा हूं। आज के बाद तो मैं डायरेक्ट कहूंगा कि जो धागा पुली के ऊपर लिपटा है उसका डेरिवेटिव कभी भी नहीं लेना, या वो 0 आएगा, या ये कहो कि उसको धागे की लेंथ में कंसीडर ही ना करो। ठीक है, ये हम कर लेते हैं। अब जरा x1 वाला धागा देखो, x1 वाला धागा ये है। ठीक, ये जो पॉइंट है इस पर, ये मूविंग पॉइंट है ये, और V1 से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पर ये पॉइंट फिक्स्ड है। अब बताइए काइनेमेटिक्स के हिसाब से बताइए, dx1/dt को क्या लिखेंगे यार, -v1 लिखेंगे, क्योंकि ये समय के साथ x1 लगातार घटेगा, तो इसलिए -v1 लिखेंगे। क्लियर। इसी तरीके से आप x2 वाला धागा ले लो, देखिए कुछ है ही नहीं। ये पॉइंट पुली पर यहाँ फिक्स्ड है, तो देखो ये फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इसके ऊपर ये यहाँ पर V2 से मूव कर रहा है, और ये यहाँ पर x2। तो बताइए जो dx2/dt होगा, अब ये प्लस V2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि x2 टाइम के हिसाब से लगातार बढ़ रहा होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये प्लस V2 आएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर लेंगे। कहाँ पे यूज़ करते हैं बताओ, ऊपर ही लिखते हैं, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो यहाँ जगह कर देते हैं, या इसको चलो इधर खिसका लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर L। ये तो लेंथ कांस्टेंट होगा, ये तो लेंथ कांस्टेंट होगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा dx1/dt प्लस dx2/dt प्लस dx3/dt बराबर 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। अब dx1/dt देखो क्या लिखा हुआ है, -v1, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों -v1, प्लस dx2/dt बताइए क्या लिखा हुआ है, प्लस ऑफ v2, और dx3/dt देखो यहाँ लिखा हुआ था 0 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाता है v1 = v2, और यही हमको प्रूव करना था। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट और करेंगे तो रिलेशनशिप किस में आ जाएगी प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन में। तो ये आ जाएगा dv1/dv2/dt, तो ये आ जाता है a1 = a2। तो दोनों के एक्सीलरेशन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने आपको बेसिक कैलकुलस का यूज़ करके दोनों को प्रूव कर दिया है। ठीक है, अभी एक दो और प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर एक टेंशन ट्रिक बताएंगे, वो ज़्यादा आसान होती है और उसी को हम क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे। ठीक है, फिर एक पुली कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, उससे और चीज़ें ज़रूरत पड़ने पर आसान हो जाती हैं, अगर वो कहीं पर चीज़ यूज़ हो रही हो तो। ठीक है, हटाएं इसको, हटाएं। चलिए नेक्स्ट लेता हूँ। अब मान लीजिए अगला लेता हूँ, जैसे ये होता, इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी अब आपको हो जाएगी।
जैसे हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसको आप M2 कह दो, इसको M1 कह दो। अगर मान लीजिए ये A1 से ऊपर भाग रहा है A2 से, पहले V2 से भगा लो, फिर डेरिवेटिव होके वो आ जाएगा। चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ, A2, V2, और ये ले लेता हूँ मैं A1, V1, ठीक है। इसको करते हैं, चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं आराम से। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा, कैलकुलस का यूज करके करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो धागे हैं, एक तो धागा ये स्ट्रिंग 1 और ये स्ट्रिंग 2, ठीक है। स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी दोनों ही धागों में लगेगी, दोनों ही धागों की लंबाई चेंज नहीं करेगी। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। जैसे स्ट्रिंग 1 की जरा मैं पहले बात समझा देता हूँ। फॉर स्ट्रिंग 1, अभी हमने पहले वाले केस में कर लिया ये बात। फॉर स्ट्रिंग 1 ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रिंग 1 को ध्यान से देखो तो स्ट्रिंग 1 पहला केस है जो अभी कर दिया था। देखो ये यही केस तो है भाई। आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट A ले लो, यार ये सब करना पड़ता है, और ये पॉइंट यहाँ B ले लो, ठीक है, B। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट B ले लेता हूँ, यहाँ पर पॉइंट B ले लेता हूँ, तो बताइए, और ये पॉइंट A ले लेता हूँ, ये A ले लेता हूँ, तो खुद बताइए जितने वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा A पॉइंट, जितने से, अच्छा ये A पॉइंट कितने से जाएगा, जितने से ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक कितने से जा रहा है, V2 से, तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ V2 से जाएगा प्लीज़, तो ये पॉइंट भी नीचे V2 से जाएगा। यार अब आप कहेंगे सर ये आप डायरेक्ट क्यों यूज़ कर रहे हो, अरे यार जब आपको पहले, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम ये बात सिखा चुके हैं कि इस पुली के लिए अगर ये पुली मूव नहीं कर रही है तो जितने वेलोसिटी से ये पॉइंट ऊपर जाता है उतने से नीचे आता है। तो वो बात तो अब आपको कैलकुलस का यूज़ करके सिखाई दी ना, तो उसको बार बार क्यों सीखोगे, तो उसको अब डायरेक्ट यूज़ कर लो। एक नई बात सिखाते हैं आपको, उसको क्यों सीखने की कोशिश कर रहे हो, एक नई बात सीखो ना, तो नई बात सिखा देते हैं। तो ये V2 से ही आएगा। अच्छा जितने से ये पॉइंट V2 नीचे करेगा, देखो अब पहले ही बता चुका हूँ कि जो धागा होता है ये तो ऊपर होके, इसके ऊपर होके जाता है, तो पुली का जो मोशन होगा, ध्यान रखना, वो पुली का जो मोशन होगा जितना B पॉइंट का होगा उतना इस पुली की वेलोसिटी होगी कितनी, V2। ये क्लियर हो गई बात। और मैं पुली वाली बात और बता देता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन आया हो। तो देखिए यहाँ पर ये होता है कि ये जितने भी केस आएंगे, जैसे पुली हो गई है और पुली के ऊपर इस तरह से धागा लिपटा हुआ, और ये इसका मेन आर्म होता है, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। तो अगर ये जो मेन आर्म होगा, ध्यान रखना, अगर ये इधर 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, तो ये जो पुली होता है, ये पूरा पुली, पुली का हर पॉइंट कितने से मूव कर रहा होगा बताइए। V जो पुली आएगा, प्लीज़ ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा, इस बात को अलग से लिख लो। हो सकता है यहाँ पे बात ना समझ में आ रही हो तो अलग से लिख लो। पुली अगर ये मेन आर्म जितने 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, पुली का हर पॉइंट भी 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये धागा V2 से मूव कर रहा है, तो इधर ये धागा घूम के आए, देखो इधर घूम के आए ये, तो जितने से धागा मूव करेगा उतने से पुली का हर पॉइंट उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। ये बात यहाँ बता दी। अगर डायग्राम टेढ़ा करके ना समझ में आ रहा हो तो सीधा करके समझा देता हूँ, सीधा करके समझ लो। जैसे पुली का ये होता मेन आर्म, चलो मेन आर्म ही ले लेते हैं, इसमें साइड आर्म नहीं लेते हैं, ठीक है, ये मेन आर्म है। अगर ये ऊपर मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ध्यान रखना पुली के सभी पॉइंट, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, सब 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर भागते हैं। ध्यान रखना ये पॉइंट भी, 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 कोई भी ले लो, सब के सब 2 मीटर पर सेकंड से ही भागेंगे। मतलब जितनी वेलोसिटी मेन आर्म वाले धागे की होती है वही पूरी पुली की वेलोसिटी होती है। ये बात क्लियर है, ठीक। तो यहां पर यही वाली बात हुई। तो V2, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट आप पुली पे ये जो लिए थे, पहले यहाँ पे लिए थे, तो वो पॉइंट भी नीचे कितने से आ रहा होगा, V2 से आ रहा होगा, और ये पॉइंट भी कितने से आ रहा होगा, V2 से आ रहा होगा, ठीक। और ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट कितने से आ रहा होगा, ऊपर V2 से जा ही रहा होगा, क्यों, ब्लॉक से अटैच है। और ये जो पॉइंट है वो कितने से आ रहा होगा, V1 से आ रहा होगा, ठीक है।
अब आप स्ट्रिंग 2 में दो लेंथ मान लीजिए, आप इस लेंथ को क्या लिख सकते हो बताइए, जो भी लिख दो। इसको मैं x लिख देता हूँ, चलो इसको लिख देता हूँ y, और यहाँ पर लिखो मत लिखो उसका फर्क पड़ना नहीं है, फिर भी लिख लो मैंने, तो z है, ये z है। अब देखिए मैं पूरी वर्किंग आपको स्ट्रिंग 2 के लिए समझाने जा रहा हूँ, फॉर स्ट्रिंग 2। चलो एक बार और z को समझ लो, ये जो z वाला लेंथ है वो देखो ये है z वाला लेंथ है। अब देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट नीचे v2 से जा रहा है, तो ये पॉइंट ऊपर भी इस डायरेक्शन में भी तो v2 से जा रहा है, तो बताइए यहाँ पे जो dz/dt हो जाएगा यार वो 0 आएगा। क्यों? इसका सेपरेशन कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि ये धागा कितना भी चल जाए, ये कितना भी चल जाए, इसका इतना ही एक पाई आर लेंथ ही हमेशा पुली के ऊपर लाई करेगा, हमेशा पाई आर का लेंथ ही पुली पर लाई करेगा, इसकी लेंथ कभी नहीं चेंज करेगी। लेकिन ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, तो ये लेंथ भी चेंज करेगी और ये लेंथ भी चेंज करेगी, लेकिन पुली पर लेटे हुए धागे की लेंथ कभी भी चेंज नहीं करेगी। बात क्लियर है? अब जैसे मैं एक्स वाली लेंथ ले लेता हूँ, एक्स वाली लेंथ को देखिए, ये लेंथ कितनी एक्स मानी आपने, ये पॉइंट जो पुली के ऊपर था वो नीचे की तरफ कितने से आ रहा है बताइए, v2 से आ रहा है, और ये जो पॉइंट था ब्लॉक का ये भी कितने से जा रहा है ऊपर बताइए, v2 से ऊपर जा रहा है। क्लियर? अब बताइए ये v2 दोनों मिलके x को घटाएंगे तो dx/dt क्या लिखेंगे आप बताइए, dx/dt लिखेंगे -2v2। क्लियर? इसी तरीके से आप ले लो y लेंथ को ले लीजिए आप, देखिए y लेंथ को, ये y लेंथ है। अब y लेंथ में ये पॉइंट तो v2 से नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट तो देखिए v2 से नीचे आ गया, और ये जो पॉइंट है बताइए वो v1 से नीचे आ रहा है, v1 से। अब इसमें आपके ऊपर है, जिसको भी ज़्यादा मान लो, लेकिन धागे को तो कभी सिलेक्ट होता हुआ मानेंगे नहीं, वो को भी मान लो। तो dy/dt जो होगा, या यहाँ लिख देता हूँ dy/dt। अच्छा, इसको हमेशा पॉजिटिव मान लिया करो, पॉजिटिव लेना आसान होता है, तो पॉजिटिव तब आएगा जब v1 v2 से बड़ा होगा, तो हम लिख देंगे v1 - v2। क्लियर? ये आ गया। अब उसको आप यूज कर लीजिए, इधर खिसका लेता हूं, ठीक, यहां पे देखिए। अब देखिए जो x + y + z, ये तो लेंथ क्या रहेगा बताइए, कांस्टेंट ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये आ जाएगा dx/dt + dy/dt + dz/dt बराबर 0। dx/dt देखिए क्या लिखा है मैंने, -2v2, तो ये आ जाएगा -2v2 प्लस dy/dt क्या लिखा है बताइए हमने, यहाँ लिखा है v1 - v2। क्लियर? और ये तो 0 होगा ही, बराबर 0, तो यहाँ से आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों v1 = 3v2, और इसको एक बार डिफरेंशिएट और कर दोगे तो a1 = 3a2। तो ये रिलेशनशिप आ गई a1 और a2 में, ये रिलेशनशिप आ जाती है a1 और a2 में। क्लियर है? ये रिलेशनशिप आ जाती है a1 और a2 में। तो ऐसे हम बहुत सारे, अब आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर हर क्वेश्चन में हम इतना लेंदी करेंगे कैसे, तो इसका आंसर ये बिल्कुल नहीं करना, इतना बढ़िया शॉर्टकट बताऊंगा इसका कि देखते ही आंसर आएगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप एक बार समझ तो लो इस पूरी चीज़ को कि इसका बेसिक प्रोसेस क्या रहा होगा, आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है एक बार, केवल करना नहीं है, सिर्फ समझना है एक बार, केवल समझना है बेटा एक बार। अब इसी को मैं टेंशन ट्रिक से और समझाने जा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं टेंशन ट्रिक से समझाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए दोनों को ही पहले से वाले से स्टार्ट करता हूं, टेंशन ट्रिक से। इसी से देखिए, अब कंस्टेंट यूजिंग, अब देखिए ये जो कांस्टेंट रिलेशन अभी आपने स्ट्रिंग वाले केसेस का देखा, इसी को हम लोग समझते हैं टेंशन ट्रिक से। और देखना टेंशन ट्रिक आपको कम से कम 10 नहीं कह रहा, 90% जो अभी मैं कैलकुलस मेथड सिखा रहा था उससे 90% ईजी लगने वाली है। बस इसमें एक बात है, इसका डेरिवेशन नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका डेरिवेशन आता है वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, और अभी मैंने वर्क डन पढ़ाया नहीं है, पर फिर भी इतना सबको आता है, इतना सबको आता है। देखिए वर्क डन क्या होता है, इतना सबको आता है, मैं उतना यूज़ कर लेता हूँ कि अगर इस पार्टिकल पर कोई फोर्स लग रहा है इस
डायरेक्शन में और यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन सेम है तो देखिए dw होता है f डॉट dx, सब जानते हैं, ठीक है। इतना मैं बता ही देता हूँ, इतना 9th में भी पढ़ा होता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे dw आ जाएगा प्लस f dx या f dx, ये आ जाएगा f dx और cos ऑफ 0 आएगा 0 डिग्री, क्योंकि एंगल dx वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का 0 है। तो dw इक्वल टू आ जाएगा प्लस f dx, इतना लिखो। और अगर इसी तरीके से ये जो फोर्स होता वो इधर लग रहा होता और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर फोर्स के अपोजिट कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अरे वो तो कोई वेलोसिटी दी होगी, इनर्शिया की वजह से होगा। अब जैसे कोई बॉल हम ऊपर फेंकते हैं तो भले ही ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर नहीं होता है, वो तो होता है यार सब जानते हो। तो अब यहाँ पे देखिए एंगल दोनों के बीच में कितना है, 180 डिग्री है। तो ये जो dw हो जाएगा वो हो जाएगा f डॉट dx, फिर आप लगाएंगे वही f डॉट dx बाई डेफिनेशन। तो dw इक्वल टू हो जाएगा f dx और cos ऑफ 180 हो जाएगा, cos ऑफ 180, और cos 180 होता है -1। तो ये जो dw हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस f dx। तो फिर हम बच्चों को ये करके याद करा देते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वर्क डन पॉजिटिव लिखते हैं, और जब अपोजिट होता है तो नेगेटिव लिखते हैं, और वर्क डन को सीधे सीधे क्या लिख लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। ये सब हम बच्चों को सिखा के रखते हैं, ओके, सब बच्चों को सिखा के रखते हैं। चलिए इसी तरीके से बताइए, अगर कभी भी ये पार्टिकल है, मान लो टेंशन का फोर्स लग रहा है इधर और इधर इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, तो बताइए वर्क डन क्या लिखेंगे, dw लिख लो, जो भी लिख लो, इसको लिखेंगे माइनस tx1। और अगर ये पार्टिकल है, इधर ही टेंशन लग रहा है, इधर ही x2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो dw2 क्या लिखेंगे, इसको 1 कह दो, 2 कह दो, तो इसको लिखेंगे प्लस tx2, ये लिखेंगे। क्लियर, ये लिखेंगे। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अपोजिट है तो नेगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, हटाएं इसको। चलिए अब देखिए एक स्टेटमेंट होता है, देखिए जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं, इंटरनल फोर्सेज भी दो तरह के होते हैं। ऐसा इंटरनल फोर्स जिसकी वजह से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, जैसे जो टेंशन होती है धागे की टेंशन की वजह से जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, क्योंकि धागे की लंबाई ना तो बढ़ती है ना घटती है। इसलिए ऐसे केसेस में ये भी आपको डेरिवेशन पूरा समझ में आएगा वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। तो हम ये कहते हैं कि अगर टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बात पहले बोल दूं तब बोलूंगा दूसरी बात, अगर टेंशन एक इंटरनल फोर्स है तो उसका वर्क डन पूरे सिस्टम पर हमेशा 0 होगा। इसका कारण यह है कि टेंशन, जो धागे में टेंशन होता है उसमें धागे की लंबाई ना बढ़ती है ना घटती है, इसलिए कनेक्टेड ऑब्जेक्ट का कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं होता है, इसलिए हमेशा वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस 0 होता है। किस केस में, धागे वाले केस में। अगर कहीं पर भी, जैसे स्प्रिंग भी कई बार इंटरनल फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कई बार इंटरनल बनेगा, कई बार आपका ग्रेविटी का फोर्स भी इंटरनल बनेगा, वहाँ पर ही वर्क कर जाता है, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव मोशन हो जाता है या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये बात कहना कि इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमेशा 0 होता है, ये बात गलत। लेकिन अगर धागा सिलेक्ट नहीं कर रहा है और एक्सटेंड भी नहीं कर रहा है तो फिर वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स पूरे सिस्टम पर क्या होता है, 0 होता है। तो अभी हम ज़्यादा फिजिक्स में नहीं घुसेंगे, हम केवल आपसे इतनी बात बोल रहे हैं कि जितने भी धागे वाले क्वेश्चंस होंगे लॉज ऑफ मोशन में, इन सब क्वेश्चंस में ऐसे करके समझ लीजिए कि टेंशन फोर्स का टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम 0 होगा। विद डेरिवेशन आपको मैं वर्क पावर एनर्जी में समझा दूंगा, ठीक है। तो देखिए जैसे यही समझ लो, अभी एटवुड मशीन, तो यहाँ लिख लीजिए इफ टेंशन ऑफ ए स्ट्रिंग, या सीधे लिखो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स ऑफ a string on the complete system is always 0। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा tx इक्वल टू 0, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द होल सिस्टम इज ऑलवेज 0, ठीक है। चलिए अब देखिए
इस एटवुड मशीन में आपको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ, यही मैं यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे इसको, ये ब्लॉक आपने लटकाया, ये धागा तो ऐसे जाता है। अब देखिए ये M1 और ये M2। अब मान लीजिए ये ऊपर की तरफ x1 गया, इसकी वेलोसिटी v1, एक्सीलरेशन a1। मान लो नीचे की तरफ ब्लॉक x2 आया, वेलोसिटी मान लो v2, एक्सीलरेशन मान लो a2। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब टेंशन वाले कंसेप्ट पर आ जाइए ज़रा। जो टेंशन होगा वो तो ऐसे, टी अगर इसमें होगा तो टी ऐसे करके यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये सब तो पहले ही बता चुके हैं आपको, तो टी ऐसे आ जाएगा। अब बताइए, देखिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का वो टेंशन फोर्स के अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर टेंशन कैसा वर्क करेगा, नेगेटिव करेगा। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो टेंशन फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स है वो वर्क कैसा करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो बताइए, अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करता हूँ, टोटल वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, बताइए वो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा, बताइए -Tx2 और प्लस वो आ जाएगा Tx1, और ये क्या होना है, जीरो होना है। तो -Tx2 प्लस Tx1 इक्वल टू क्या होना है, जीरो होना है। क्लियर। तो टेंशन तो कॉमन आ गया, गायब हो गया, तो यहाँ से आ गया x1 इक्वल टू x2। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो रिलेशन बनेगा dx1/dt बराबर dx2/dt। तो ये रिलेशन आ जाता है प्यारे बच्चों v1 इक्वल टू v2। फिर एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रिलेशन dv1/dt बराबर dv2/dt। तो ये आ जाता है a1 इक्वल टू a2, ये आ जाएगा a1 इक्वल टू a2। तो मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ यार, ये मेथड आपको बहुत आसान लगा होगा, बहुत आसान। अब हम इसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यूज़ करके दिखाते हैं आपको। जैसे इस वाले केस में यूज़ करना था जो अभी आपको समझाया था, खुद ही देखेंगे एकदम बड़ी शांति से चलाएगा रिलेशन। देखो जैसे ये ब्लॉक यहाँ लटका हुआ था, ये मान लो M1 था, ये M2 था। अब मान लो ये A2 से नीचे आ रहा है, ये A1 से ऊपर जा रहा है। अब कुछ है ही नहीं, आपको A1 A2 में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। या चलो V1 से स्टार्ट कर दो, ये V2, ये नीचे X2, ये A1, यहाँ पे V1, ये यहाँ पे X1। अब टेंशन से स्टार्ट करो। देखिए इसमें अगर टेंशन T आएगा तो ये घूम के यहाँ पे टेंशन T मिलेगा आपको, ठीक है। और ये इसमें टेंशन कितना जाएगा, बताइए इस पॉइंट पर कितना होगा, 2T होगा। ये सब लॉज ऑफ मोशन स्टार्टिंग से जानते हो। तो इसमें भी टेंशन कितना आएगा, बताइए 2T होगा। तो यहाँ पे इधर कितना होगा, 2T होगा। अब बताइए इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन कितना लगा, 3T लगा। इस पे कितना लगा, T लगा। अब वर्क डन की बात करो तो यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि टेंशन लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। और यहाँ पे देखिए टेंशन T और 2T, 3T लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बताइए सीधे सीधे आप लिखेंगे सिग्मा Tx इक्वल टू 0, यही लिखा करो डायरेक्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो क्या आ जाएगा, बताइए -Tx2 प्लस, यहाँ बताइए जरा, यह आएगा 3Tx1 इक्वल टू 0, T गायब हो जाएगा तो x2 बराबर आ जाएगा 3x1। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा वेलोसिटी में v2 इक्वल टू 3v1। एक बार डिफ्रेंशिएट और कर देंगे तो रिलेशन आ जाएगा एक्सीलरेशन में, तो a2 इक्वल टू 3a1। आप कोई भी क्वेश्चन ले लो, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये वाले फंडे यूज़ करते हो तो, ठीक है। बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, उतार लो पॉज करके। अब देखिए हम लोगों ने एक पुली ट्रिक और तैयार कर रखा है इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि कैलकुलस वाले मेथड से तो सारी चीज़ें लेंदी हो रही थी, टेंशन ट्रिक में भी कुछ लिखना पड़ता था। पुली ट्रिक भी एक कॉम्बिनेशन है, अगर वो ज़रूरत पड़ जाती है तो बहुत स्पीड में लग जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए पुली ट्रिक।
पुली ट्रैक, जरा इसको देख लीजिए, पुली ट्रैक। तो पुली ट्रैक जरा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लीजिए। तो पुली ट्रैक, कैलकुलस मेथड और टेंशन ट्रैक मिला जुला के चीज़ें इतनी आसान हो जाएंगी कल्पना से बाहर। तो पुली ट्रैक देखिए जरा क्या कंसेप्ट है। देखिए पहले तो मैं बताता हूँ एटवुड मशीन के लिए, देखिए ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये पुली रेस्ट में है और इसके ऊपर कोई भी धागा निकला हुआ है, ऐसे लिपटा हुआ है ये, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ही बना रहा हूँ मैं फिलहाल। तो जो ऑब्जर्वर पुली पे बैठा होगा उसके रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, जितनी स्पीड से ये आएगा उतनी स्पीड से ये पॉइंट नीचे जाएगा। ऐसे ही आप ये कह सकते हैं जितना एक्सीलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सीलरेशन इसका होगा। ऐसे ही कह सकते हैं जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर ऑन द पुली। प्लीज़ इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, भले ही ये पुली देखिए मूव कर जाती, अगर ये किसी एलिवेटर में भी होती, प्लीज़ ध्यान से देखना, अगर किसी एलिवेटर में होती, देखिए ये बहुत अच्छी बात है बता रहे हैं भैया आपको। चलिए हमने ब्लॉक ही लटका दिए, ध्यान रखना ग्राउंड फ्रेम से मामला अलग आएगा। ये मान लीजिए कितने से भी जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जो भी जा रहा है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो, लेकिन फिर भी जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा प्लीज़ इसके रेस्पेक्ट में, अगर ये नीचे जा रहा है ए से तो ये ऊपर आएगा ए से, इस पॉइंट को याद करो। अगर ये नीचे जा रहा है किसी वी से तो ये भी नीचे, ये ऊपर आएगा वी से। चाहे पुली मूव करे ग्राउंड फ्रेम से चाहे रेस्ट में हो, पर विद रेस्पेक्ट टू पुली दोनों साइड आर्म का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है, हमेशा विद रेस्पेक्ट टू पुली। तो विद रेस्पेक्ट टू पुली साइड आर्म के वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसको लिख लीजिए, जरा लिख लीजिए, विद रेस्पेक्ट टू पुली, पुली साइड आर्म के एक्सीलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है सर जी, सेम होता है, हमेशा सेम होता है। तो पुली के रेस्पेक्ट में साइड आर्म के एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है और हमेशा सेम होता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, पुली मूव करे चाहे मूव ना करे। ठीक है, ये फंडा है पहला। तो दूसरा फंडा देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 2 इसी में पुली में है। कॉन्सेप्ट 2 ये है, हालांकि उसको मैं डेरिवेशन से लेके आ रहा हूँ पहले, फिर आपको याद कराऊंगा इसको, पहले डेरिवेशन से लेके आ रहा हूँ, पहले डेरिवेशन से लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए पहले डेरिवेशन से लेके आ रहे हैं। इसको हम M1 कह रहे हैं या M3 कह रहे हैं, इसको M1, इसको M2। ठीक, अगर मान लो ये इधर x3, तो यही रिलेशनशिप इनमें फाइंड आउट करनी होगी। अभी हम सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं, फ्रेम चेंज करके भी चीज़ों को आपको समझाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये ग्राउंड फ्रेम से V1 से नीचे आ रहा है, ये कहीं भी मूव करा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये V2 से नीचे आ रहा है। अब देखिए ये मान लीजिए V3 से आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के V1 होगा तो ये हो जाएगा A1, ये V2 होगा तो ये हो जाएगा A2, ये V3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा A3। ठीक है, अब इतना तो क्लियर है। अगर ये V3 से मूव कर रहा है तो ये देखो पुली होगा, ये पुली, इतना तो क्लियर है। ये भी कितने से मूव करेगा इधर बताइए, V3 से मूव करेगा। सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से ही कर रहे हैं हम। इधर मैं लिख देता हूँ, V1, V2 एंड V3 आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सब ग्राउंड फ्रेम से ही। ओके, सब कुछ ग्राउंड फ्रेम से। तो चाहो तो इसको कैलकुलस मेथड से प्रूव कर दें, कहो तो कर दें, कैलकुलस मेथड से करें प्रूव। चलिए कुछ है नहीं, केवल इसी धागे पर लगा दीजिए। इसी भाई इस धागे पर तो यूज कर लिया कि V3 से आ रहा है तो पुली V3 से आ रही है। अब देखिए ये जो धागा है इसको आप x मान लो,
इसको आप y मान लो और इसको आप z मान लो, जिसमें z dz/dt तो हमेशा जीरो होता है, इतना बता ही चुके हैं। तो पहला तो आप लिख सकते हैं dz/dt बराबर जीरो, अगर कैलकुलस का यूज़ करके कर रहे हैं तो। अगर इस धागे की बात करोगे x की, तो देखो यहीं पे लिखते हैं, ये v3 से नीचे आ रहा है तो ये पॉइंट भी तो v3 से नीचे आएगा। तो ये अगर ये v3 से, तो ये पॉइंट भी तो v3 से नीचे आएगा, और ये पॉइंट इसके साथ कितने से जाएगा नीचे, v1 से आएगा, और ये पॉइंट नीचे कितने से जाएगा, v2 से जाएगा। ठीक है, अब बताइए, डायरेक्ट लिखिए, बताइए dx/dt क्या लिखेंगे, डायरेक्ट बताओ। ये बता चुका, हमेशा प्लस लिख लिया करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं आता है। प्लस का मतलब ये हो गया कि v1 को v3 से ज़्यादा मानोगे तभी सेपरेशन बढ़ेगा, तो v1 माइनस v3 कर देंगे, सब पढ़ा चुके हैं आपको, कैलकुलस से कर देते हैं। अगर आपसे लिखेंगे dy/dt बताइए, तो क्या आ जाएगा बताइए, ये भी प्लस लिख दो हमेशा, और प्लस लिखोगे तो v2 को v3 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों v2 माइनस v3। ठीक, और फिर वही बात कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, l, और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप इसको, तो ये आ जाएगा dx/dt प्लस dy/dt प्लस dz/dt एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब बताइए, इसी में से कर दीजिए इधर, dx/dt क्या है बताइए, लिखा हुआ आपके सामने v1 माइनस v3 प्लस dy/dt क्या है बताइए, v2 माइनस v3, और ये तो 0 था बराबर 0, तो चेक कर लो, यहाँ से आ जाता है v1 प्लस v2/2 बराबर v3, ये आ जाता है, ये आ जाता है। मैं इसको टेंशन ट्रिक से भी अभी लिख देता हूँ, आप देख लीजिए पहले इसको। ठीक है, अभी इसका मतलब बताऊंगा, पहले केवल इतना लिख लो कि जो मैंने किया उसको पॉज करके उतारिए और लिखिए, केवल इतना लिखिए। ठीक है, ठीक है, अभी समझाते हैं सारी बातें, पहले लिख लो, पहले टेंशन ट्रिक से और लिख के दिखा देते हैं, फिर सारी कहानी करते हैं। हटाएं इसको, चलिए। अब देखिए, अगर टेंशन ट्रिक से करते हैं तो चलो डायग्राम दोबारा बना लेता हूँ, थोड़ी इसमें काफ़ी गंदगी हो गई है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये v3 से मूव कर रहा था, तो आप इसको x3 लेंगे, ये इधर v1 से, इधर x1, इधर ये x2, v2, बाद बाकी a2 जो भी ले लो, यहाँ पे फिर a1 और कॉमा a1 कर दो, a3 सॉरी। ठीक, अब टेंशन पे आ जाइए, तो टेंशन देखिए, इसमें टेंशन t आएगा, इसमें टेंशन t आएगा, तो इसमें कितना ट्रांसफ़र होगा, 2t, इसमें कितना होगा बताइए, 2t। अब पूरे सिस्टम के लिए वर्क डन बाय द टेंशन लिख दीजिए, इसको यहाँ से हटा दूँ, पूरे सिस्टम के लिए लिख दीजिए सिग्मा tx बराबर 0 फॉर द सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए 2t का टेंशन इधर लग रहा है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे सीधे प्लस ऑफ 2t इंटू x3, एकदम आसान लग गया होगा। यहाँ पे देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट नीचे और टेंशन ऊपर है, तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस tx1 प्लस, यहाँ पर बताइए टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो क्या लिखेंगे बताइए, माइनस tx2 बराबर 0। देखिए जरा क्या आ जाता है, x3 बराबर आ जाता है x1 प्लस x2/2। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो v3 बराबर आ जाता है v1 प्लस v2/2। एक बार डिफ्रेंशिएट और कर देंगे तो a3 बराबर आ जाता है a1 प्लस a2/2। इतना आपको क्लियर हो गया, दोनों से सेम आया। और आप देख रहे होंगे कि टेंशन ट्रिक आधा भी नहीं है, 90% हल्का है। किससे, कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड से 90% हल्का है। अब देखिए, दोनों को मिला जुला के मैं आपको यूज़ करना सिखाता हूँ। पहले तो जो फंडा 2 बताया है इसको देखिए। देखिए ये जो पुली वाला फंडा बताया, पुली ट्रिक ये है कि ये इसका साइड आर्म है, ध्यान से सुनना, और ये इसका मेन आर्म है। ये क्या है, मेन आर्म, और ये दोनों साइड आर्म है। ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, इतना सब क्लियर है। तो अब देखिए, ये मेन आर्म का वेलोसिटी मान लो v मेन लिख दें हम, ठीक है, और इसको हम v1 v2 कर दें।
V1 V2 जिधर भी मान लो, चलो ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव ले लिया करो, ठीक है, जिधर साइड आर्म जाए करे। तो ये अगर इधर V1 से जा रहा है, इधर ये V2 से जा रहा है, तो इसमें रिलेशनशिप आती है जो अभी हमने कराई है टेंशन रिक से, V मेन आर्म इक्वल टू V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आता है। यही रिलेशन फिर आ जाता है एक्सीलरेशन में। तो A मेन आर्म का एक्सीलरेशन बराबर आ जाता है A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। फिर वही डिस्प्लेसमेंट में भी रिलेशन आ जाता है x मेन इक्वल टू x1 वेक्टर प्लस x2 वेक्टर प्लस 2। हालांकि इससे सब आते हैं निकल के, पर इतने ह्यूज टू हो गए हो कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कौन पहले लिखा है कौन बाद में लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतना उतारिए, मेन फंडा है। ये ध्यान रखना वेक्टर है यहाँ पर। वेक्टर का मतलब क्या है, अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, मतलब ये है कि जैसे ये है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट इधर जाने लगे 10 मीटर पर सेकंड से, और ये पॉइंट ऊपर जाने लगे मान लो 15 मीटर पर सेकंड से। तो ये मेन आर्म का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, किधर भी जा रहा होगा, मान लो ये इधर, v बराबर क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले तो ये बता दिया कि मेन आर्म वाले वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। तो यही डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लिया करो। अगर ये पॉजिटिव लिया तो ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अपोजिट मूव कर रहा है, और ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बताइए v मेन इक्वल टू क्या था, बताइए, सीधे वेक्टर भी मन लगाओ, V1 प्लस V2 बाई 2। तो ये v फाइंड आउट करना है। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -10 प्लस ये क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो v आ गया, ये आ गया कितना, 5/2 मीटर पर सेकेंड। प्लस आ रहा है तो जो मैंने माना है वो सही है। इतनी सी बात है, एकदम आसान है। फिर देखिए और क्वेश्चन, जैसे ये होता, मान लो ये इधर जा रहा होता 20 मीटर पर सेकंड से, ये इधर आ रहा होता 5 मीटर पर सेकंड से। तो अब इसकी वेलोसिटी मान लो फाइंड आउट करनी है, या इसको चलो नीचे चला दो, चलो ज़्यादा से, 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक। अब ये देख लिए, अभी ऑब्वियसली बात है, ये ज़्यादा से है, ये कम से है, तो ये फैक्टरली नीचे आ रहा होगा। तो v बराबर क्या, तो यही डायरेक्शन क्या मान लो, आप पॉजिटिव मान लीजिए। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, रटा दिया हमने, v इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2 है कि नहीं है। तो बताइए v निकालना है V1। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव लेना होगा, तो -20 प्लस। अब ये देखिए, ये उसी डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, तो +50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये देख लीजिए, एकदम आसान है। देखिए यार, स्टार्टिंग भले ही कठिनाई से हुई थी, लेकिन अब एकदम आसान हो गया। ऐसा हो जाए कि ये मान लो यहाँ पे फिक्स कर दें, ये पॉइंट इधर मूव करे 20 मीटर पर सेकंड से, ये तो मेन आर्म वाला ये पॉइंट इधर v बराबर क्या, तो यही डायरेक्शन आप क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। यही डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लो। ध्यान रखना, ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे, v इक्वल टू 0। तो v इक्वल टू हमने आपको समझाया V1 प्लस V2 बाई 2। तो v निकालना है V1। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, लेकिन ये तो रेस्ट में, तो 0 ले लीजिए, प्लस V2, ये प्लस ही आ जाएगा, +20 डिवाइडेड बाई 2। तो v इक्वल टू आ जाता है +10 मीटर पर सेकेंड, +10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, +10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, हालांकि आपको सब आते हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर ये ए ब्लॉक है, इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी है, तो वही हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अभी मैंने सब पुली कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व किए हैं, और इसी का यूज़ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाद बाकी तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, टेंशन ट्रेक, कैलकुलस मेथड, जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ये 20 से जा रहा है, तो जो पुली कॉन्सेप्ट पहला बताया था, तो बताइए ये धागे का पॉइंट भी कितने से जाएगा, 20 से जाएगा। तो ये धागे का पॉइंट भी कितने से जाएगा, 20 से जाएगा। तो बताइए इस पुली के लिए ये मेन आर्म हो गया। अब इसका ये वाले आर्म की वेलोसिटी पूछी है, v बराबर क्या, और ये तो देखिए इससे जुड़ा हुआ है, तो ये किस में होगा, वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो बताइए v इक्वल टू सीधे लिख दो V1 प्लस V2 बाई 2। यही डायरेक्शन क्या मान लो, पॉजिटिव ले लो आप। तो बताइए अब v इक्वल टू कितना है, 20 है, इसकी वेलोसिटी कितनी, 0, प्लस इसकी कितनी बताइए, पूछिए, डिवाइडेड बाई 2।
तो v इक्वल टू कितना आ गया बताइए 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर, एकदम आसान, बिल्कुल भी कहीं दर्द नहीं होगा, इतने इजी क्वेश्चंस आपको लगेंगे। अभी मैं जितनी भी बातें करूंगा क्वेश्चंस में सब पुली ट्रिक से ही बताने जा रहा हूं, ठीक है। अगला देखिए, ये देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए अब जैसे ये 20 से आ रहा है तो ये जो पॉइंट होगा ये भी 20 से आएगा। तो ये तो जो पुली कॉन्सेप्ट 1 था, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितने से जा रहा होगा बताइए, ये 20 से ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो ये 10 से आ रहा है तो ये पॉइंट नीचे 10 से आएगा। तो ये पुली तो फिक्स्ड है, एटवुड मशीन वाली है, तो ये जो पॉइंट होगा वो 10 से ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये पुली आ गई, ये इसका मेन आर्म आ गया, ये मान लो ऊपर V से जा रहा है, ठीक है। यही डायरेक्शन क्या मान लो, पॉजिटिव मान लो। कुछ है ही नहीं यार, बच्चों वाले सवाल हो गए भाई। तो बताइए क्या लिख देंगे, v इक्वल टू V1 प्लस V2/2 लिख देंगे। अब v ये है तो v इसको रहने दो, यही डायरेक्शन पॉजिटिव माना है तो ये भी +20, ये भी +10 डिवाइडेड बाई 2। तो बताइए v इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर, एकदम आसान भाई। अब एक काम करो, इसको मैं कर दूं, चलिए इसको मैं कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लेना। अब इधर आ जाओ, ये देखो यहाँ पे फिक्स्ड है, ये 20 से आ रहा है तो ये भी 20 से आएगा। तो ये कितने से आएगा बताइए, ये कितने से आएगा, ये तो रेस्ट में होगा, क्यों यहाँ बंधा हुआ है, तो इसकी v इक्वल टू 0। तो ये जो पुली की मेन आर्म होगी, मेन इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ये रेस्ट में, ये नीचे आ रहा तो ये 100% नीचे आएगा, मान लो V1 से आता है। अब इस पहले इसी पुली के लिए लगा दो फंडा, बताइए v इक्वल टू बताइए V1 प्लस V2/2। तो इसका वेलोसिटी V1, यही डायरेक्शन क्या मान लो पॉजिटिव, तो V1 इक्वल टू, ठीक। अब इसका तो 0 है, प्लस इसका पॉजिटिव, क्यों उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो +20 डिवाइडेड बाई 2। तो V1 इक्वल टू कितना आ गया बताइए +10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए ये तो एटवुड मशीन वाला पुली हो गया, ये 10 से, तो ये भी कितने से जाएगा 10 से जाएगा। अब देखिए इस पुली पर आइए, ये यहाँ बंधा हुआ है धागा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी पूछिए तो ये तो V से आ ही रहा है, यही डायरेक्शन क्या मान लो बताइए पॉजिटिव। तो अब इस पुली के लिए लगा दीजिए आप v इक्वल टू V1 प्लस V2/2। तो इसके मेन आर्म की वेलोसिटी कितनी है +10 बराबर, ये रेस्ट में तो इसकी 0 प्लस इसकी कितनी आ जाएगी बताइए v डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आ जाता है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, एकदम आसान। अब देखिए कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, एकदम आप हो सकता है कुछ बच्चे शुरुआत में डरे होंगे, कुछ लोगों ने फिर वीडियो देखना ही बंद कर दिया होगा, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रख के आखिरी तक देखा होगा उनको फाइनली मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यार होमवर्क में लिख लो आप इसको, ठीक है। देखिए इस पुली का ये मेन आर्म है, ये 7 से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये लटका हुआ है, ये लटका हुआ है, ये 2 से जा रहा है, ये 6 से नीचे आ रहा है, ये 8 से ऊपर जा रहा है। इसकी वेलोसिटी पूछिए, ओके ठीक है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को रोकता हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अगले लेक्चर में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा कांस्टेंट मोशन के ही। चलिए फिर आप पढ़ाई करिए।